Hello, everyone. Welcome to today's session. I hope you all are doing well. So, this is the sixth lecture with respect to our tort law series. And in today's lecture, we are going to discuss the tort of nuisance, its principles, distinctions, and applications. Here's little introduction about me. I'm Advocate Sakshi Aswal, law professor at AFT University and former legal editor at Manupatra. So, let's get started with today's session. सो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फाउंडेशनल टॉट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं, द टॉट ऑफ न्यूसेंस, राइट? न्यूसेंस बेसिकली वो टॉट है जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लैंड यूज को रिजॉल्व करता है। दैट मीन्स जब दो लैंड यूजर्स के इंटरेस्ट क्लैश हो जाते हैं, एक पार्टी पीसफुली अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉयमेंट चाहती है और दूसरी पार्टी की एक्टिविटीज उस एंजॉयमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, वहाँ न्यूसेंस लॉ एक्टिवेट होता है। आप सब ध्यान रखें, न्यूसेंस नॉन ट्रेसपासरी इंटरफेरेंस होता है। मतलब डिफेंडेंट आपकी लैंड पर फिजिकली एंटर नहीं करता, बट इनडायरेक्टली डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है, जैसे स्मोक, नॉइस, वाइब्रेशंस, फोल स्मेल, एफ्लुएंस, डस्ट एक्सेट्रा। तो इसके कुछ लीगल क्लासिफिकेशंस भी हैं। ओके, सो कॉमन लॉ प्राइवेट न्यूसेंस ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करता है। कॉमन लॉ पब्लिक न्यूसेंस में आप देखते हैं ये कम्युनिटी के कलेक्टिव राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, हिस्टोरिकली एक क्राइम भी माना जाता है। स्टैट्यूटरी न्यूसेंस जो होता है, दैट मीन्स जब न्यू स्टैट्यूट, एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1990, कुछ एक्ट्स को स्पेसिफिकली न्यूसेंस डिक्लेयर करता है, यूजुअली पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स के केस में। ये क्लासिफिकेशन आगे हमारे एनालिसिस का बैकबोन बनेगा, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस. Now let's try to understand the private nuisance, its essential elements. Private nuisance का central focus है use and enjoyment of land. आपकी land एक proprietary interest है और tort law ensure करता है कि कोई defendant आपके peaceful enjoyment को disturb ना करे. इसके तीन essential elements हैं. Possessory interest, प्लेंटिफ के पास लैंड का पोजीशन या फिर ओनरशिप, लीज, होल्ड होना चाहिए। ये पर्सनल इनकन्वीनियंस का टॉट नहीं है, ये लैंड रिलेटेड टॉट है। देन वी हैव एक्शनेबल इंटरफेरेंस, डिफेंडेंट का कोई एक्ट होना चाहिए जो प्लेंटिफ के एंजॉयमेंट को इन्वेट करे, जैसे कि एक्सेसिव साउंड, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, इंसेसेंट वाइब्रेशंस एक्सेट्रा। यहाँ पर सब्सटैंशियल एंड रीजनेबल इंटरफेरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरफेरेंस सब्सटैंशियल होना चाहिए, ट्रिवियल डिस्टर्बेंसेस एक्शनेबल नहीं होते, रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। ये क्या एक ऑर्डिनरी पर्सन ऐसी इंटरफेरेंस टॉलरेट करेगा? सो स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। इंटेंशनल एंड अनरीजनेबल एक्ट्स हो सकते हैं या फिर अनइंटेंशनल एक्ट्स जो नेग्लिजेंट, रेकलेस या अल्ट्रा हजार्डस बिहेवियर से अराइज हों। देन वी हैव प्राइवेट न्यूसेंस, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, ओके, जो डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पर अनरीजनेबलनेस है। प्राइवेट न्यूसेंस का क्रक्स है, विच मीन्स फाउंडेशन है, अनरीजनेबलनेस। कोर्ट्स ये एक्सेस करने के लिए कुछ मेजर फैक्टर्स यूज करते हैं। कैरेक्टर ऑफ द लोकेलिटी, इंडस्ट्रियल एरिया में थोड़ा नॉइस नॉर्मल है लेकिन रेजिडेंशियल कॉलोनी में नहीं। बट अगर फिजिकल डैमेज, तो फिजिकल डैमेज अगर हो जाए तो लोकेलिटी इरिलेवेंट है। ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी का भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एक बार का डिस्टर्बेंस न्यूसेंस नहीं बनता, कॉन्टिन्यूस रिपीटेटिव हार्म ही यूजुअली एक्शनेबल होता है। देन मैलिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर डिफेंडेंट डेलिबरेटली अनॉय कर रहा है, कोर्ट्स इस इंटेंट को अनरीजनेबलनेस मल्टीप्लायर मानते हैं। देन वी हैव एबनॉर्मल सेंसिटिविटी। ओके, तो इसमें क्या है कि लॉ ऑर्डिनरी ऑक्यूपेंट को प्रोटेक्ट करता है, अल्ट्रा सेंसिटिव प्लेंटिफ को नहीं। पब्लिक बेनिफिट,
कुछ एक्टिविटीज पब्लिक बेनिफिट क्रिएट करती हैं। कोर्ट रेमेडी चूज करते वक्त पब्लिक गुड को वे करता है। कई बार इंजंक्शन की वजह से काफ़ी वी कैन से क्रूशियल डिसीजंस लिए जाते हैं। तो इंजंक्शन के जगह डैमेजेस दिए जाते हैं। ये बैलेंसिंग ही न्यूसेंस डॉक्ट्रिन को डायनामिक बनाती है। देन वी हैव नेक्स्ट थिंग विच इज़ बेसिकली पब्लिक न्यूसेंस के स्कोप उसका क्या स्टैंडिंग है। सो यू नीड टू नो पब्लिक न्यूसेंस एक कम्युनिटी सेंट्रिक टॉट है। ये तब अराइज होता है जब कोई एक्ट पब्लिक राइट्स जैसे पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक कन्वीनियंस को अफेक्ट करे। राइट। सो इसका एग्जाम्पल है रोड ब्लॉकेज, पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन अफेक्टिंग अ क्लास ऑफ पब्लिक। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है स्पेशल डैमेज रिक्वायरमेंट। इसका जनरल रूल क्या होता है कि स्टेट अथॉरिटीज स्यू करती हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल सिर्फ तब केस ला सकता है जब उसको ग्रेटर और डिफरेंट लॉस हुआ हो, नॉट जस्ट अ हायर डिग्री ऑफ द सेम डिस्कम्फर्ट। एग्जाम्पल, सिटी वाइड पॉल्यूशन, इसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक न्यूसेंस कहेंगे। राइट। लेकिन अगर एक रेजिडेंट का घर स्मोक से फिजिकली डैमेज हो गया है, ठीक है, स्पेशल डैमेज में ये फॉल करेगा। प्राइवेट एक्शन मेंटेनेबल न्यूसेंस क्लेम्स स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर कोई एक्ट स्टैट्यूट के थ्रू मैंडेटरीली ऑथराइज्ड है और न्यूसेंस अवॉइड करना इम्पॉसिबल था, तो डिफेंस अप्लाई होता है। बट मियर प्लानिंग परमिशन डिफेंस नहीं होता। ओके। सेकेंड, प्रिस्क्रिप्शन। प्राइवेट न्यूसेंस में अगर 20 years तक अनइंटरप्टेड न्यूसेंस हुआ है, ओपनली एज ऑफ राइट डिफेंस अवेलेबल हो सकता है। पब्लिक न्यूसेंस में प्रिस्क्रिप्शन नेवर अप्लाइज। कमिंग टू द न्यूसेंस, प्लेंटिफ एरिया में बाद में शिफ्ट हुआ अगर, ओके, ओल्ड व्यू अगर काफी स्ट्रांग था, डिफेंस स्ट्रांग था, और मॉडर्न व्यू में अब क्या है, सिर्फ एक फैक्टर देखा जाता है, कंप्लीट बार नहीं है। देन वी हैव कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। प्लेंटिफ ने खुद रीजनेबल प्रिकॉशन नहीं लिए, देन डैमेजेस रिड्यूस हो सकते हैं। Okay. As I was talking about certain remedies are also there, certain kind of remedies जो न्यूसेंस लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। फर्स्ट वी हैव डैमेजेस, क्वांटिफाइबल लॉसेस जैसे कि प्रॉपर्टी डैमेज, लॉस ऑफ एम्यूनिटी वैल्यू, डिस्कम्फर्ट, ये सब इसमें इंक्लूडेड होंगे। देन वी हैव इंजंक्शन, इक्विटेबल रेमेडी जब मॉनेटरी कंपनसेशन इनएडिक्वेट होंगे, तो कॉन्टिन्यूइंग न्यूसेंस में इंजंक्शन पावरफुल टूल है। देन वी हैव पब्लिक न्यूसेंस रेमेडीज, कोर्ट अबेटमेंट ऑर्डर पास कर सकता है, प्रेमाइसेस बंद करना, ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्ट करना, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। देन वी हैव सेल्फ हेल्प अबेटमेंट, प्लेंटिफ खुद न्यूसेंस स्टॉप कर सकता है, बट प्रोपोर्शनेट एंड रीजनेबल होना चाहिए। Excessive action leads to trespass liability. Then we have, a very important case, which is basically, wait a second, let me
introduce towards that slide. Yeah. So this is that case, अटॉर्नी जनरल वर्सेस पीवाईए क्वारीज 1957 का आपका ये केस है. ठीक है. इस लैंडमार्क केस में क्वेरी ब्लास्टिंग से डस्ट, नॉइस और वाइब्रेशंस पूरी कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर रहे थे. कोर्ट ने होल्ड किया कि ये पब्लिक न्यूसेंस है क्योंकि डिस्टर्बेंस क्लास ऑफ द पब्लिक को मटेरियल इफेक्ट कर रहा था. इनडिस्क्रिमिनेट इफेक्ट टेस्ट दिया. जब न्यूसेंस इतना वाइडस्प्रेड हो कि एक इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो खुद लॉ सूट फाइल करे. ये केस मॉडर्न पब्लिक न्यूसेंस जूरिस्प्रूडेंस का एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बड़ा एंकर है, बहुत ही बड़ा बेसिक क्रक्स है, राइट? So that's another important case. Then we have Dr. K.R. Lakshmanan versus State of Tamil Nadu. ओके, सो इन दिस केस ये 1996 का आपका केस है. ये केस न्यूसेंस का नहीं है बट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें होल्ड किया कि हॉर्स रेसिंग इज अ गेम ऑफ स्किल नॉट चांस. इसलिए बेटिंग ऑन हॉर्स रेसेस गेमिंग स्टैट्यूट के स्कोप में नहीं आता. 1986 एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया. न्यूसेंस से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है बट इट्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल रीजनिंग और क्लासिफिकेशन एंड स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, राइट? सो यहाँ पर हमने दोनों केसेस का एनालाइज किया. ये दोनों केसेस न्यूसेंस के कंटेक्स्ट में एक कैटेगरी में नहीं आते. लक्ष्मणन न्यूसेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, राइट? देयर इज नो होल्डिंग अबाउट न्यूसेंस. वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और गेमिंग लेजिस्लेशन के इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है. ठीक है. Now, this particular case, Attorney General versus PYA queries of 1957, why is it important? Why does this case even matter? ये English case public nuisance का definitive test establish करता है. पब्लिक न्यूसेंस मीन्स कोई भी एक्ट जो कम्युनिटी के एक क्लास के कंफर्ट और कन्वीनियंस को मटेरियली अफेक्ट करे. इसके फैक्ट्स क्या थे कि डिफेंडेंट एक क्वारी रन करते थे, ब्लास्टिंग होती थी, बहुत ज़्यादा डस्ट, नॉइज, वाइब्रेशन निकलती थी जैसे हमने अभी डिस्कस किया. नियर बाय जो भी घर थे और जो भी लोग थे उन्हें कॉन्टिन्यूस डिस्टर्बेंस होता था. रेजिडेंट्स ने इंजंक्शन मांगा क्लेमिंग पब्लिक न्यूसेंस. ठीक है. तो क्वारी ओनर्स बोले कि इस केस में उन्होंने बोला कि दिस इज नॉट पब्लिक न्यूसेंस, दिस इज प्राइवेट न्यूसेंस फॉर सम नियर बाय हाउसेस ओनली. इशू यहाँ पर क्या था कोर्ट के सामने? कोर्ट ने डिसाइड करना था कि कब एक लोकल डिस्टर्बेंस पब्लिक न्यूसेंस बन जाता है. क्या ये केस पब्लिक न्यूसेंस क्वालिफाई करता है? क्या इंजंक्शन अप्रोप्रिएट रेमेडी है? जजमेंट यहाँ पर क्या था? कोर्ट ने होल्ड किया कि दिस वाज पब्लिक न्यूसेंस क्योंकि इंटरफेरेंस लार्ज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा था, ना कि सिर्फ एक दो हाउसेस को. ओके. सो पब्लिक न्यूसेंस रिक्वायर्स मटेरियली अफेक्टिंग द reasonable comfort or convenience of a class of her majesty's subjects, which means सब लोग इफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है बट एक रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस सेक्शन ऑफ कम्युनिटी मस्ट बी अफेक्टेड. द इनडिस्क्रिमिनेट टेस्ट ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंस होल्ड करता है. ओके. क्योंकि अगर न्यूसेंस इतना वाइड स्प्रेड हो कि नो सिंगल इंडिविजुअल कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू स्टॉप इट बाय फाइलिंग अ पर्सनल सूट, देन ऑफ कोर्स इट इज़ अ पब्लिक न्यूसेंस. ठीक है. तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस को कलेक्टिव रॉन्ग यहाँ पर डिफाइन किया गया. स्टेट को पावर देता है कि वो कम्युनिटी के बिहाफ में एक्शन ले. एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल हार्म के केसेस में ये टेस्ट अब भी यूज होता है, राइट? सो दैट्स अनदर थिंग. So that's what I would conclude as this particular concept. That's how I would like to contribute this particular concept of nuisance. फाइनली न्यूसेंस लॉ एक बैलेंसिंग डॉक्ट्रीन है. कोर्ट्स एक तरफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स को गार्ड करते हैं और दूसरी तरफ कम्युनिटी वेलफेयर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अलाउ भी करते हैं. कोर इशू हमेशा ये होता है, वॉज द डिफेंडेंट्स इंटरफेरेंस रीजनेबल? रेमेडीज इवॉल्व हो रही हैं, कोर्ट्स रिजिड
टेस्ट से हटकर प्रोपोर्शनेटली और पब्लिक इंटरेस्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं। पब्लिक न्यूसेंस जैसे डॉक्ट्रिन्स अलाउ करते हैं कि डिफ्यूज वाइड हार्म्स को कलेक्टिवाइज किया जाए, स्पेशली इन्वायरमेंटल, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन प्रॉब्लम्स के केसेस में। If you have any kind of doubts, feel free to write it down in the comment section below. And I hope this concept of nuisance was very much clear to you all. And all the best for your studies. This is where I'm going to wrap up today's lecture. Stay tuned for the next lectures. Thank you so much for being attentive. Like, share, and subscribe to our YouTube channel, Legal Vidya.